नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ में हूँ। हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर। डॉक्टर साहब, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बलिया में एक बयान दिए थे आप, मीडिया में छपा है। अखिलेश यादव जी का भस्मासुर शायद कर रहे हैं, मैं तो सुना हूँ कि मीडिया में छप रहा है। ये मेरा अनुभव बता रहा है। अभी विगत 2022 चुनाव के पहले जो हमने उनके साथ बिताया है, जितना समय व्यतीत किया है उनसे कन्वर्जेशन में, उनसे बातचीत में, उससे मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा पिछड़े वर्ग का कोई नेता उभर करके सामने आवे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई अति पिछड़े समाज से या पिछड़े समाज से या दलित या अतिदलित समाज से कोई उभर करके राजनीति में आगे आवे, या फिर वो राजनीति के फ्रंट पटल पर आकर के इन तमाम वंचित वर्गों की हिस्सेदारी की बात करें। वो पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले राजा रहना चाहते हैं। मैं इन सारी भावनाओं को जब हमने पढ़ा और उनके साथ रह करके जाना और समझा, तब मुझे वो कहानी याद आ गई शंकर भगवान वाली, कि शंकर भगवान का तपस्या कर रहा था भस्मासुर। वो बहुत परेशान था। भस्मासुर से जब भस्मासुर की तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न हुए तो उसके सामने प्रकट हुए। शंकर भगवान ने पूछा कि तुम मेरे सच्चे भक्त दिख रहे हो, बताओ तो हमसे क्या वरदान चाहते हो। भस्मासुर ने कहा कि महादेव, हम वही वरदान चाहते हैं कि हम जिसके सर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने कहा कि मेरा इतना अच्छा भक्त है, अब इसमें कोई सोच नहीं है, इसको किसी प्रकार से सोचने विचारने का समय नहीं है व्यतीत करना चाहिए, तत्काल इसको आशीर्वाद दे देना चाहिए। आशीर्वाद दिया और भस्मासुर ने सबसे पहले किसको दौड़ाया? शंकर भगवान को। उसी प्रकार से अखिलेश यादव जी थे। अगर 2021 और 2022 के बीच का ड्यूरेशन देखा जाए, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देखा जाए, राजनीतिक एक वातावरण देखा जाए, तो जब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से नहीं हुआ था, तो समाजवादी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा था कि ये सत्ता शासन में आने वाली पार्टी है। लेकिन जैसे ही मऊ के हल्दरपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन का औपचारिक घोषणा करने का ऐलान किया, अखिलेश यादव की आंखें फटी की फटी रह गई कि इतने बड़े तादाद में लोग आए कहाँ से। जिस नेता को अखिलेश यादव कुछ नहीं समझते थे, हल्दरपुर के मैदान में उनका दिमाग हिला के रख दिया। इसी बात को देखते हुए अखिलेश यादव जी ने वही योजना बनाया कि अखिलेश यादव को शायद याद आ गया होगा भस्मासुर की कहानी। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद देने वाले को ही भस्म करने की आवश्यकता है, और वही जो आशीर्वाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 2022 के विगत चुनाव में देने का कार्य किया, 47 सीट से पहुंच गए 110 तक, वही अखिलेश यादव इसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सर पे हाथ रखना चालू कर दिए कि कैसे इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि इसकी ताकत पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे ही दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ता रहा तो एक समय वो आएगा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। आप नाम लिए हल्दरपुर का, तो बहुत लोग बोलते हैं कि उसमें 9 पार्टियों का गठबंधन था आपके पार्टी से, इसीलिए लोग ज़्यादा जुटे थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर वो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। जो 9 दल के लोग थे वो खुद हमारे गाड़ी में लद करके आते थे। उस पर एक चैनल है मेरा, उस पर यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सामने प्रदर्शित रहता है। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। उस कार्यक्रम की उपस्थिति ही दर्शा देगी कि वो 9 दल में से 8 जो दल लेफ्ट, जो 8 दल थे, उनकी क्या उपस्थिति रहती थी। आज वो 9 दलों का जो गठजोड़ था, आज वो 8 दल कहाँ हैं, कोई अता पता उनका नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन जब हमारे साथ थे, हम अपनी ताकत इकट्ठा करते थे। छोड़िए उनकी ताकत, उनका झंडा मैं बनवाता था, उनकी टोपी मैं बनवाता था, उनको गाड़ी मैं देता था चलने के लिए। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। जिसके पास खुद की चलने की व्यवस्था न हो, खुद का झंडा बनाने की क्षमता न हो, वो भीड़ कहाँ से लाएगा। तो वो सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उसका जवाब वो वीडियो दे देगा आराम से। हम तो कहेंगे कि उसको सर्च करके आप खुद देख लीजिएगा। अभी उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र जो शुरू हो गया है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो नया कानून लागू हुआ है कि मोबाइल लेकर जाना मना है, बैनर पोस्टर लेकर जाना मना है, वो बोले कि आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये
अखिलेश यादव चिल्लात कहाँ हुआ कि आवाज दबावल जात हो उनकर, चिल्लाएं तो सही। वो तो काला वाला कपड़े पहन कर गए थे आज सब लोग। वो जैबे करी हैं, वो कभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती पर नहीं बोल सकते। वो तो आपके घर पे वो कभी भी मैं तो कह रहा हूं ना, अखिलेश यादव को भी इस बात की स्पष्ट जानकारी है कि वंचित वर्गों के हिस्सेदारी की बात, पढ़े लिखे नौजवानों के नौकरी की बात, बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात, छोटे बच्चों की शिक्षा की बात, पीड़ित व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की बात अगर कोई कर सकता है सदन के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक नेता ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव को खुद पर विश्वास नहीं। जिस व्यक्ति पर खुद पर विश्वास न हो, जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास न हो, वो व्यक्ति किसी भी युद्ध को नहीं लड़ सकता है। और हमारे नेता को खुद पर भी विश्वास है, और उस विश्वास को बनाने वाले जो हमारे मतदाता हैं, जो समर्थक हैं, उन पर तो अटूट विश्वास है। इसीलिए 69,000 शिक्षक भर्ती के लोगों को भी अखिलेश यादव से भरोसा टूट गया है, और वो ओम प्रकाश राजभर का दरवाजा खटखटाए हैं। हमारे नेता ने आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, अगर आप हमारे तक आए हैं तो आपकी आवाज़ सिर्फ हमारे तक नहीं, ये आवाज़ मुख्यमंत्री के चैम्बर तक जाएगा, और ये आवाज़ सदन की पटल पर भी उठेगा। तो अभी जब वो भी राजभर जी कल से बोलना शुरू करेंगे तो आरक्षण की बात उठाएं कि जागो राजभर जागो का प्रश्न है कि पूछिएगा कि आरक्षण गया कहाँ। आरक्षण कोई दाल भात का कवर नहीं है। नहीं तो अभी तो सरकार सुबह मैं बता रहा हूँ ना, सुबह बनाया और शाम को खा लिया, सुबह बनाया घंटे बाद खा लिया। जो पूछ रहे हैं वो भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, वो भी तो लगे हैं। आदेश पर आदेश तो भिजवा रहे हैं सरकार को। क्या सरकार पहल कर रही है? अरे आपका न्यायालय में अच्छा वकील हो सकता है, अगर सरकार में आपका अच्छा वकील नहीं है तो लाख आदेश देती रहे कोर्ट, और सरकार मानने से इनकार कर दे तो कोई नहीं मना सकता है। उन लोगों को तो धन्यवाद देना चाहिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, कि सरकार में एक अच्छे वकील की भूमिका में वो हैं। पीड़ा इस बात की नहीं है उन लोगों को कि हमारे नेता सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर वकालत का कार्य करते हैं। तकलीफ इस बात की उन लोगों को कि वेटेज ओम प्रकाश राजभर को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में आज बहुचर्चित नेता है। वो हर पटल पर जो बात सदन में कहता है वही बात सड़क पर भी कहता है। लोग तो बोलते हैं कि हमारे फाइल का सोशल मीडिया से और करके अपना शेयर करते हैं कि देखिए हमें करा रहे हैं। देखिए, मैं तो अगर सही बात बताऊं ना, तो कहने वाले लोग ही बाधक हैं समाज को आरक्षण न मिलने में। मैं कह रहा हूं इस चीज को, तो कहने वाले लोग ही बाधक हैं। ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। अगर वो न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं तो हम सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। वो आदेश भिजवाते हैं, हम उस आदेश का पालन कराने के लिए सरकार में लड़ते हैं। हम तो अंगूठा टेक नहीं ना है। हम भी, मुझे भी याद है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स डीटी से हम भी पढ़े हैं। जो क्वेश्चनवा करता है ना, वही हमको ये बताया था कि डीटी से पढ़ोगे तो 100 रुपया में पढ़ ले जाओगे। मैं पढ़ा, डिनोटिफाइड ट्राइब्स से मैं पढ़ा और 100 रुपया में पढ़ा। मुझे पता है कि आरक्षण मिलने से क्या लाभ होगा। तो इसमें राजनीति क्यों न घुसा जाए। वो न्यायपालिका से गुहार लगा रहे हैं, हम सरकार से गुहार लगाते हैं। वो न्यायपालिका में लड़ने में सक्षम हैं, वो लड़ें, उनको धन्यवाद, उनको बधाई है। मैं तो कहूँगा विरोधाभास छोड़ करके आप उस पर फोकस करिए। आप कागज सरकार को भेजवाइए, यहाँ सरकार से हम लड़ने का कार्य करेंगे। आपकी बात, संगठन जो हमारे जागो राजभर जागो संगठन के जो साथी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जिस काम में लगे हुए हैं उस काम में पूरे मुस्तैदी ईमानदारी से लगे रहें, और हम जिस काम में लगे हुए हैं हम उस काम में मुस्तैदी ईमानदारी से लगे रहेंगे। बस फ़र्क इतना है कि ओम प्रकाश राजभर का जब पैड लग जाता है तो सरकार उस पर पहल करना चालू कर देती है। पैड बहुत लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथी बहुत जगह गए, लेकिन कभी ओम प्रकाश राजभर क्या नहीं आए। ओम प्रकाश राजभर क्या तब आए थे जब उसकी पहल की गई थी। सुखदेव राजभर, जो माननीय सुखदेव राजभर जिंदा थे तो एक फॉर्मेलिटी के लिए आए थे। उसके बाद से कभी ओम प्रकाश राजभर के ऑफिस तक नहीं आए। लेटर भेजते हैं और दूसरों के यहाँ जा करके, जिसकी हैसियत नहीं है कुछ समझाने की, बताने की। लगभग 6.5 साल की सरकार चल गई पिछली वाली, इस बार भी ओम प्रकाश राजभर के अलावा क्या किसी ने एसटी आरक्षण पर बोला क्या सदन के अंदर? कोई एक वीडियो हो तो दिखा दे कोई। जब भी बोला गरियाओ ना, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम तो गाली रोज सुनते हैं। अरे लोग गरिया रहे हैं तो ठीक है, वो भी संगठन के लोग भी गरियावे हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर गाली सुनने से, गाली देने से, उनके गाली देने से अगर मेरा आँख हमारा फूट जाता हो, कान कट जाता हो, मेरी जिह्वा कट जाती हो, तो मैं इसको स्वीकार हूँ। आप गरियाओ, विरोध करो हमारा, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ,
ओम प्रकाश राजभर के बेटे हम हैं, हम क्या जवाब देंगे आने वाली नस्लों को? सरकार में रह करके या फिर पार्टी बनाकर सिर्फ राजनीति करेंगे विधायक और सांसद के लिए, तो हमारी नस्लों को क्या जवाब देंगे? 1000 साल की गुलामी के बाद तो आज समाज जागा हुआ है। जो बच्चे आज जय सुहेलदेव बोलते हैं और वो एक उम्मीद लेके जी रहे हैं कि एक नेता ओम प्रकाश राजभर है जो समाज को बहुचर्चित समाज बना दिया, हम उनको क्या जवाब देंगे भाई? हम पागल नहीं हैं, हमारा ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है, हम भी समझते हैं। राजनीति में अगर रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं, हर गांव में जाते हैं, अपने युवा साथियों को समझाते हैं, बताते हैं, तो इसलिए नहीं कि तुम हमको वोट दो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। जब तक ये लोग वोट दूसरे को देते रहे ना, इस समाज को कोई नहीं जानता था। इस पे भी आपत्ति है लोगों की कि सुखदेव राजभर जी, रामचंद्र जी पानी पीट रहे थे, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जब प्रचंड बहुमत की बीएसपी की सरकार थी तो ये लोग क्या कर रहे थे? अगर ये लोग उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए होते जो आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, जो काम आज जागो राजभर जागो का संगठन कर रहा है, अगर ये काम रामचंद्र राजभर सुखदेव राजभर जी कर दिए होते तो ओम प्रकाश राजभर पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम भी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते और समाज के साथ रहते। ये बात तो खुद समझना चाहिए उन लोगों को, और उन्हीं लोगों को नहीं। हम सरकार में हैं, सॉरी अभी सरकार में हम नहीं हैं, गठबंधन में हम हैं। हम गठबंधन में होगा जिसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गुलामी की जंजीर में जकड़े गए। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और राजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। हमारी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। वो लोग बोलते हैं कि झंडा पे बस आपका फोटो और ओपी राजभर जी का रहता है, सुहेलदेव जी तो गायब हो गए। किसका लगवा दें उस पर? वो लोग बोलते हैं कि वो अपमान कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ है क्या? झंडा पर फोटो लगा दे पैर से कुचलने के लिए? बोलते हैं कि नहीं, झंडा पर फोटो लगवा दे पैर से कुचलने के लिए? उस पर तो प्रश्न कोई नहीं करता, टिप्पणी कोई नहीं करता है। जय सुहेलदेव लिखा गया उस पर तो किसी ने आज तक आपत्ति नहीं दर्ज किया। फूकने के लिए लगा दें। जिसने इस देश में आए गुलामों को, जो इस देश में आए, जो देश को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसको मौत के घाट राजा सुहेलदेव राजभर के वीर सैनिकों ने उतारा है, एक गौरव में इतिहास बनाया है, ऐसे महान योद्धा को मैं झंडे पर उतार दूं लोगों को पैर से कुचलने के लिए? ऐसे महान योद्धा को, जो हमारे भगवान है, हमारा सब कुछ है, हमारे आराध्य हैं, हमारी ताकत है, हमारी मेहनत है, हमारा सब कुछ वो है, मैं उसको उतार दूं उस पे कि डंडा में झंडा लगा के चल रहे हैं, गाड़ी 100 की स्पीड में फट के गिर गया, उतर गया नीचे, उसी पे गैया जा रहा है, उसी पे कोई गोबर कर दे रहा है, उसी पे कोई पैर खुद से कुचल दे रहा है, यही है? अरे यार, हर नजरिया एक तरह का नहीं होता है, हमारा नजरिया अलग है। झंडे पर राजा सुहेलदेव राजभर जी का फोटो वो रखें जो पैर से कुचलवाना चाहते हैं। मैं लोगों के पैर से रगड़ा जाऊंगा, मैं चाहता हूं लोग हमको रगड़ें, हमारे पिताजी को रगड़ें पैर से, हमारा झंडा, हमारा फोटो फूके, राजा सुहेलदेव राजभर जी का नहीं। मरते दम तक ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक जिंदा रहेंगे, आज राजा सुहेलदेव राजभर जी के सम्मान को लेकर के, उनके पीला गमछा को कंधे पर टांग करके आज पूरी दुनिया में जय जयकारा करा दिया। जो राजा सुहेलदेव जी को नहीं जानता था, आज वो भी जय सुहेलदेव बोलता है। तो ये झंडा पर फोटो सोटो पर हम नहीं जाते हैं। राजू राय बोलते हैं कि आप दोनों बहुत चिढ़ते हैं मुझसे। कैसे? राजू राय से आप का राजीव राय की बात करत हुआ महाराज? राजीव राय अवसरवादी नेता है, समझे? राजीव राय हमसे बात कर लेना, आ जाए डिबेट में एक दिन, हम बैठ जाते हैं, उसको टाइम डेट स्थान बताएंगे, कहाँ कहाँ आया था हमसे टिकट मांगने के लिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव को सचेत करना चाहता हूं कि राजीव राय तुम्हारा व्यक्ति नहीं है। राजीव राय को आज मैं कह दूं आज कि आओ मैं भाजपा से टिकट दूंगा, घोसी चलाएगा। मैं बताऊं कहाँ कहाँ गए थे, कौन कौन गया था, ये भी मैं जानता हूं। टिकट किसने कराया था मेरा दिल्ली का? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गेस्ट हाउस है, वहां कौन ले गया हमको, ये भी मैं जानता हूं। लखनऊ के गोमती नगर में इनका CMS कॉलेज के सामने एक आवास है, किराए पर लिए हुए हैं, 2nd नंबर फ्लोर है, उसमें लाल कलर की सोफा रखा हुआ है। सुन लीजिए हमारी बात, लाल कलर का सोफा रखा हुआ है, गेट से घुसते पहले सोफा पर बैठना होता है, उसके बाद उनका एक कमरा है जस्ट राइट साइड में, उसमें हमारी मीटिंग होती थी। और बताऊं, लखनऊ में एक हयात होटल है, 403 नंबर कमरा है, उसमें हमको बुलाए थे 2022 में चुनाव लड़ने के लिए। कहाँ से पता है? घोसी से। राजीव राय हमसे ये कहते थे कि अखिलेश यादव का मैं बहुत करीबी हूँ, उनका जो पैसा होता था वो मैं डंप करता था,
उनका बिजनेस लंदन में मैं प्लान करता था, वो हमको अपना नौकर समझते हैं। सरकार में थे तो हमको खाली वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दिए थे, झुनझुना। हम एमएलसी के लिए कहे नहीं बनाए, राज्यसभा के लिए कहे नहीं बनाए, हमने सांसदी का हमने कहा कि हमको मंत्री बना दो, एमएलसी बनाकर नहीं बनाए। कहा था हमारे वाई श्रेणी की सुरक्षा। तो वाई श्रेणी की सुरक्षा से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। अरविंद भाई, बात कर लो बाबूजी से, गठबंधन में बात कर लो, हमको घोषित चुनाव लड़ा दो। वो तो अभी 4 दिन पहले बोल रहे बाप बेटा बस घोषित किए लगे। मैं क्या कह रहा हूँ, राजभवन का काम विकास, मैं क्या कह रहा हूँ, तो राजीव राय की हैसियत है, विकास कर देंगे, उनकी क्षमता है। अरे उनकी आका की तो हैसियत हो ही नहीं पाई राजभर समाज के विकास करने के लिए, वो ठेका लिए हैं क्या? 4 बार सरकार बनाए लोगों ने, कितने राजभर को दरोगा बना दिए भाई? क्या किए राजभर समाज के लिए? राजीव राय की हैसियत है करने की। उनके नेता अखिलेश यादव जी, श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हाँ मैं मुलायम सिंह यादव जी को नेता मानता हूँ भाई साहब। मुझे याद है अच्छी प्रकार से, जब पहली बार मैं माननीय नेताजी से मिला था, माननीय नेताजी में और माननीय अखिलेश यादव जी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी पार्टी चल रही थी, माननीय नेताजी के यहाँ बलराम यादव जी लेके गए थे। उन्होंने बाबूजी का पीठ थपथपा के कहा कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तो दुनिया सलाम करेगी राजभर। और हमारे तरफ मत देखो, हम तो सत्ता में हैं, तुम विपक्ष में हो, लड़ो, मेरी ही सरकार के खिलाफ धरना बैठो, जिस गरीब के साथ अन्याय हो उसको न्याय दिलाने के लड़ो तुम हमारी सरकार से। जब लड़ोगे तो चमकोगे। और हमेशा ध्यान रखना, बड़े दरबार का दरवाजा खटखटाने से तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। जब जाओगे, झुग्गी झोपड़ी में जाओगे, माँ बहनों से मिलोगे, बड़े बुजुर्गों से मिलोगे, नौजवानों से मिलोगे, तो वो तुम्हारी ताकत बनाएगा। और जब तुम्हारी ताकत बनेगी तो एक मुलायम नहीं, आने वाले 100 मुलायम तुमको याद रखेंगे। ये बात अखिलेश यादव को समझना चाहिए। मैं पहली बार मुलायम सिंह यादव से मिला था, उन्होंने बताया, पूछा कि बताओ क्या कर दूं। ये जो आरक्षण का खेले लोग खेलते हैं ना, अखिलेश यादव जी, हिम्मत नहीं है सदन में खड़ा होकर बोलने की सामाजिक न्याय समिति पर। 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था भाई साहब कि 27% आरक्षण का लाभ 3 जातियां ले रही हैं मात्र, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। 27% आरक्षण का डिवाइडेशन करने की आवश्यकता, वर्गीकरण करने की आवश्यकता है। स्टे किसने लिया? हमारे पिताजी ने लिया था क्या, कि किसी राजभर समाज के संगठन ने लिया था? स्टे अखिलेश यादव की सरकार ने लिया था और कहा नहीं होने देंगे। क्यों? पुलिस की भर्ती आई थी, कितना? 58,000। कहाँ गया? सब जानता है कहाँ गया। शिवपाल यादव की लिस्ट कौन वायरल कराया था? शिवपाल यादव की लिस्ट वायरल हुई थी, 5,000 पूर्वांचल से, बाकी सब उधर से 52,000। भूल गए हैं क्या हम लोग? ये राजीव राय जी अपनी राजनीति करें, उनकी क्षमता नहीं है ओम प्रकाश राजभर से आंख मिलाने की। जो पार्टी बनाए थे तो उसमें कुछ तोड़ फोड़ हो गया, वो लोग बोलते थे ये सब लोग ओम प्रकाश राजभर से मिले हुए थे, इसलिए हम लोग निकाल दिए। कौन नहीं मिला है ओम प्रकाश राजभर से? अखिलेश यादव नहीं मिले हैं? कहा अखिलेश यादव नहीं मिले हैं? वो भी तो निकल गए हमारे संगठन से भाई। एक गठबंधन बना था ना, वो भी चले गए ना। ओम प्रकाश राजभर कहाँ नहीं है भाई? कौन नहीं जानता ओम प्रकाश राजभर? तो तोड़ फोड़ वो समझे, हमको देखिए, हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते। अरविंद राजभर सबके बारे में अच्छी प्रकार से जानता है, मैं ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देता हूं। मैं उन पर ध्यान देता हूं जो हमारे गांव गरीब के लोग हैं, हमारे जो युवा हैं, एक आस लगा के बैठे हुए हैं। हम जो निराश हो रहे हैं उनके अंदर ऊर्जा देने का कार्य कर रहे हैं, जो हताश हो रहे हैं उनके हाथ को पकड़ के चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो महिलाएं, अभी मैं कल मऊ में ही था, एक गांव में था, 90 साल के बुजुर्ग रोने लगे मेरे सामने। वोट तो सब ले रहे हैं, उनका बेटा दिव्यांग है, अर्जुन राजभर, आवाज तक नहीं था। कल मैं यही देखने गया था, कल मैं गया, उन्होंने कहा, मैंने उनके आंसू को पूछा, उनका बाबूजी घबराओ नहीं, बेटा आ गया है। और मैंने एसडीएम को, बीडीओ को, वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन कर मैंने कहा कि प्रथम दृष्टि आवास इसको मिलना चाहिए। और मैं यहाँ हूँ, सुबह जांच पड़ताल होकर के लिस्ट लग के चली गई। जो लोग उसमें से निकले हैं तो वापसी करेंगे, तो आप लोग लेंगे दोबारा पार्टी में? क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है? पार्टी खत्म हो रही है क्या मेरी? नहीं, लोगों की इच्छा होगी नहीं वापसी करें। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यहाँ बैरियर लगा रख ले है, जेके आवे आकर के काम करे, समाज के लिए काम करे।
हमारे लिए मत काम करें, समाज के लिए काम करें। सुहेलदेव भारती समाज पर कोई बैरियर नहीं लगाई है। हाँ, हमारे नेताजी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मानने वाले, समझने वाले और उसको स्वीकारता देने वाले और उसको आगे बढ़ाने वाले हर वर्ग, हर समाज के लोग। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये पार्टी शुरुआत हुई थी 128 वोट से। पहली बार 2004 में 128 वोट सुहेलदेव भारती समाज पार्टी को मिला था और आज करोड़ों लोग सुहेलदेव भारती समाज पार्टी को फॉलो करते हैं। मैं खुद, हमारी फेसबुक आईडी है अरविंद राजभर के नाम से, उस पर 4.5 करोड़ लोग हमारे फॉलोअर हैं और 4.5 करोड़ लोग हमको प्यार देते हैं, दुलार करते हैं। तो जो आना चाहे वो आवे, हमसे आएगा, उसका स्वागत हमारे संगठन लोग करेंगे, लेकिन अवसरवादिता से नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले हर पड़ाव पर एकदम सचेत रहती है और आगे का काम करती है। आखिर सवाल यह है कि आपकी पार्टी में राकेश कुमार गुण हैं, शायद इकलौते गुण समाज के नेता हैं, तो उनको कोई इनाम मिलेगा गुण समाज होने की वजह से? अब इनाम ये तो हमको लगता है कि आप लोग तो तय नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो नहीं, और लोग कह रहे हैं कि इकलौते नेता हैं गुण समाज के, तो शायद आयोग में। अभी तो वो दिन तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लोग कहते हैं ना बाप बेटा, हम आपसे कह रहे हैं, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता। मैं जो मुझे मिलेगा उपहार स्वरूप मैं अपने किसी कार्यकर्ता को दूंगा। यानी आपका टारगेट दिल्ली है? नो सर, मेरा टारगेट यूपी है। दिल्ली में सरकार नहीं बनानी है, नहीं, एमपी। हमें यूपी में सरकार बनानी है। आगे जो होगा देखा जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में बहुत योद्धा हैं, लड़ने वाले, भिड़ने वाले। हम मऊ में घूम जरूर रहे हैं, सिर्फ मऊ ही नहीं। अभी मैं परसों नरसों बलिया था। बलिया से रात को 11:30-12 बजे बस्ती पहुंचा, बस्ती कार्यक्रम किया। बस्ती कार्यक्रम करके अम्बेडकर नगर किया। अम्बेडकर नगर करके फिर मैं मऊ आ गया। मऊ कार्यक्रम करके फिर बलिया चला गया। आज सुबह 3 कार्यक्रम बलिया किया हूँ, बलिया करके फिर मऊ आ गया हूँ। आज मुझे बनारस जाना है, रात को बनारस निकल जाऊँगा। कल मेरा 14 कार्यक्रम बनारस में है, वहाँ से कार्यक्रम करके आऊँगा, बनारस से रसड़ा रोकूंगा, फिर बिहार चला जाऊँगा। बिहार में 30 तारीख को हमारी बड़ी जनसभा है। फिर वहाँ से बिहार से वापस सीतापुर चला जाऊँगा। सीतापुर में हमारी एक जनसभा है। 1 तारीख को सीतापुर कार्यक्रम करूँगा, 2 तारीख को पीलीभीत कार्यक्रम करूँगा, पीलीभीत कार्यक्रम करके फिर मैं रसड़ा कार्यालय चलाऊँगा और 3 तारीख को हमारी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के घर में शादी है, हमें उसके घर जाना है। अगर मैं मऊ में घूमूं और लोग कहें चुनाव लड़ना है, तो लोगों को उनका जो सोच है वो धन्यवाद है, उनको मुझे उस लायक समझ रहे हैं, मुबारक है उनको। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, इस बात को, मऊ में लीडरशिप की कमी है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जैसा नेता यहाँ पर अभी कोई देखने को नहीं मिला है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने जो कर दिया, दूर दूर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। मऊ के लोगों ने जिन पर विश्वास किया, उन लोगों ने मऊ के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। मैं जिन गाँव में जा रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है उस गाँव में देखने पर, ये हमारी पीड़ा बोलती है, ये मेरे हृदय की बात है। जब गांव में मैं जाता हूं तो देखने के बाद ऐसा लगता है कि अभी भी हम आज़ादी के 76 साल नहीं, अभी उसी समय हम लोग पड़े हुए हैं। जब यहाँ के बुजुर्गों से मिलता हूं तो देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये राजनीति करने वाले लोग ये किधर लेके जाना चाहते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बर्बाद हो रहे हैं, आखिर कहाँ जाएंगे बेचारे। नौजवान उत्तर प्रदेश की, अगर मैं मऊ की सिचुएशन की बात करूं तो 4 पीढ़ी के लोग बेचारे बर्बाद हो गए। आखिर ये 5वां पीढ़ी कहाँ जाएगा? ये मेरी पीड़ा कह रही है। मैं जब जाता हूँ गांव में, जब उस दादी से मिलता हूँ, जब वो दादी मेरे सामने रोती है तो मेरा कलेजा फट जाता है कि ये सरकार में बैठे हुए लोग इन लोगों पर कब ध्यान देंगे। जिसका छप्पर है, मैं देखता हूँ कि वो तिरपाल लगा करके है, जब उसके घर को देखता हूँ तो पीड़ा होता है कि अधिकारी समझते क्यों नहीं बात को। जब मैं जाता हूँ किसी दिव्यांग से मिलता हूँ, जब वो कहता है कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, तो पीड़ा होती है कि आखिर इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन पाया आज तक। जो नौजवान मैं कल था, मैं आज ही ये गाँव में था, 30-40 नौजवान थे। हमने पूछा पढ़ाई लिखाई, तो भैया बंद हो गई। क्यों? परिवार नहीं चल पा रहा था। कहाँ ले जाना चाहते हैं देश के लोग? ये यहाँ के नेता यहाँ के नौजवानों को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? यहाँ के जो लीडरशिप है वो यहाँ के लोगों को क्या देना चाहते हैं?
ये जनता ये नहीं कहती कि हमको अमीर बना दो, हमको राजा बना दो। छोटी छोटी चीज़, जो बात 1950 में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान लागू करते हुए कहा था कि तुम मतदान करोगे आने वाले समयों में तो तुमको आवास मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। आज 1950 से 1952 में चुनाव हुआ, 2023 से भाई साहब आप मीडिया के हैं, आप खुद देख लीजिए क्या सिचुएशन है। आज मैं सदर अस्पताल गया था, देखा उस एक वृद्ध महिला को, बाहर सिस्टम, वृद्ध महिला को मैं देखा, बेचारी नीचे दोनों पैर से दिव्यांग नीचे बैठी हुई है, भीड़ पूरी लगी हुई है। मैं कहा कि साला हो क्या रहा है। सिर्फ राजनीति वोट के लिए नहीं होता है भाई। अरविंद राजभर को मैं भावनात्मक जरूर हूं, मुझे दुख होता है इस चीज का, और मैं यही चीजें बाबूजी को भी समझाता हूं कि बाबूजी हम सब कुछ न्यौछावर कर दें, मत रहे मंत्री पद, मत रहे विधायकी, आवाज नहीं दबनी चाहिए। 1000 साल बाद बाबूजी आपने वो ताकत इकट्ठा किया है, आपके मरने के बाद कोई आपको जूता न मारे, आपके मरने के बाद हर एक बच्चा इस बात को कहे कि मुझे ओम प्रकाश राजभर बनना है। और ये एक क्रांति होगी ऐसी। हम विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, हम नेता बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, ये अलग का विषय है। सबसे बड़ा विषय ये है, मैं कल्पनाथ राय का नाम क्यों लिया हूं, वो बंदा मंच पर गाली दे करके ब्रिज बनवाता था, वो बंदा लड़ करके झगड़ करके इस मऊ को अच्छा करने का प्रयास किया। सबसे पहला ब्रिज अगर इस मऊ में किसी ने उसका शिलान्यास करवाया था तो कल्पनाथ राय जी ने। सोचिए उनकी क्या सोच रही होगी। और आज सिर्फ वोट की खरीद फरोख्त होती है, वोट की राजनीति होती है। जो हमारे पूर्व की लीडरशिप रही है, उसके सिद्धांत क्या थे, उसके विचार क्या थे, क्यों उन्होंने राजनीति चालू किया था, उन्होंने क्यों इस चीज को स्वीकारता प्रदान किया था कि मुझे राजनीति में आना है, उस पर हमको फिर से एक बार पहल करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, राज तक न्यूज़ चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मार्मिक प्रश्न कर दिया था। मैं आपके सभी दर्शकों को ये जरूर कहूँगा कि हमारी बातों से कोई भावनात्मक रूप न क्रिएट करें। आप सभी लोग, आप अपनी लड़ाई लड़िए, अपने परिवार के लड़िए। जब आप अपनी लड़ाई लड़ना चालू करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर है सुधार और बदलाव किसी एक घर से आता है। जब घर से एक चिराग जलता है तो धीरे धीरे करके वो पूरे गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र और पूरे प्रदेश को कहीं न प्रकाशमय करता है। तो हमारी बातों पर अमल करिए और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्रीलय भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर। इनके साफ शब्दों में कहना कि लड़ाई जारी रहेगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।